नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी है और इस वक्त आपकी जेब से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। एक बार फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम आज 70 पैसे चढ़ गए। बीते 8 दिनों में 7वीं बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। वहीं मुंबई में पेट्रोल 84 पैसा प्रति लीटर, जबकि डीजल में 74 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दामों में करीब 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, और जबकि डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी। लगातार पिछले 8 दिनों में 7वीं बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट से पहले भी महंगाई की मार थी, और अब तो तेल का खेल घर के बजट की कमर तोड़ रहा है। पिछले महीनों में लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी में कैसे फर्क पड़ा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही इस बढ़ोतरी का असर बाकी चीजों पर भी पड़ने लगा है। ये महंगाई एक एक आदमी पर कितना बोझ डाल रही है, ये समझने के लिए हमने दिल्ली में रहने वाली किरण पाठक से बात की। किरण एक कामकाजी महिला हैं। वो बच्चों को होम ट्यूशन देकर अपना खर्च निकालती हैं। ट्यूशन पढ़ाने के लिए अब तक वो अपनी स्कूटी से ही आती जाती रहीं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तेजी से पेट्रोल महंगा हुआ, उसके कारण अब उन्होंने अपने खर्च में कटौती शुरू कर दी है। पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर जाती थी होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, स्कूटरी पे जाती थी। अब पेट्रोल इतने ज़्यादा रेट हो गए हैं तो अब मुझे पैदल भी कभी जाना पड़ता है या मेट्रो से जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं ना, आटा बढ़ गया है, सब चीज़ें की महंगाई हो गई। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। आज के टाइम में खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। बाहर के काम के साथ साथ किरण पर अपने किचन की भी जिम्मेदारी है। सब्जियां और खाने का तेल पहले ही महंगा हो चुका था। पिछले हफ्ते रसोई गैस के दाम बढ़ गए। किरण का कहना है, इन सारी चीजों के कारण अब उनके लिए अपनी कमाई में से बचत कर पाना बहुत मुश्किल हो चला है। सैलरी से अपनी सेविंग्स कितनी कर पाती थी आप और अब क्या हाल है? 40% तो सेविंग हो ही जाती थी, बट अब तो ये है कि 40% के तो इवन जो जुड़ा हुआ है वो भी खर्च हो रहा है, उसमें से ही जा रहा है, बचता कुछ नहीं है, बिल्कुल बचत नहीं है। सोचिए कि जो एक वर्किंग लेडी है, साथ ही साथ हाउसवाइफ भी है, अपना घर भी मैनेज करती हैं, जो पहले अपनी सैलरी से 40% तक सेविंग कर लेती थी, आज उनके लिए सेविंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको अपना किचन भी संभालना है, साथ ही साथ अगर बाहर निकलती हैं तो बाकी खर्चे भी मैनेज करना है। ऐसे में घर चलाना एक औरत के लिए, गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बढ़ती है, कभी ना बढ़ी ऐसे नहीं हुआ है, अचानक नहीं बढ़ी है। जो परिवेश है, जो सब कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, उसको लेकर मुझे लगता है फिर भी अफोर्डेबल है। इतना ज़्यादा जो जिस तरीके से हाउ कर रहे हैं उतना तो नहीं है। दिक्कत तो होती है, सबको होती है, मात्र महिलाओं को नहीं होती है, लेकिन महंगाई हर 6 वर्ष में बढ़ती है। ये स्टैटिस्टिक्स भी मानी हो। हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं, चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के बाजार पीछे से 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। तो एक देश की सांसद हैं और दूसरे एक राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों का ही मानना है कि महंगाई तो हर 6 साल में बढ़ती ही है। उस पर इतना हंगामा क्यों? पर सवाल है, क्या जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी कमाई बढ़ पाती है? अगर ईंधन की बात करें तो सिर्फ एक साल में 10% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर एक साल में 130 रुपए यानी करीब 16% महंगा हो चुका है। पीएनजी 28 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 36 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गई है। 29% की बढ़त। और सीएनजी एक साल में 38% महंगी हो गई। यही नहीं, सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान भी पिछले एक साल में काफी महंगे हो चुके हैं। जैसे
मसूर दाल एक साल पहले करीब 81 रुपए किलो थी, अभी 96 रुपए हो चुकी है। सोया तेल 133 रुपए से बढ़कर 161 रुपए पर पहुंच गया है। सरसों तेल 148 से 188 और टमाटर 17 रुपए किलो से 22 रुपए किलो हो चुका है। 2 साल पहले तेल जार जो था लगभग 1100 रुपए था, आज की कंडीशन में वो 2600 रुपए हो गया है। भाव वृद्धि देखिए दुगना से ज़्यादा हो गया है। दाल जो 80 से 85 रुपए किलो थी वो 105 से 110 रुपए किलो हो गई। दूध जो 35 से 40 रुपए लीटर था, आज की कंडीशन में 55 रुपए लीटर हो गया है। इस महंगाई का असर ये है कि एक आम परिवार के लिए पिछले 1 साल में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किचन चलाना अच्छा खासा महंगा हो चुका है। 4 लोगों के परिवार के लिए जहां साल भर पहले किचन और ईंधन का मासिक खर्च 12,756 रुपए होता था, वो अब बढ़कर 13,729 रुपए हो चुका है, यानी लगभग 1,000 रुपए ज्यादा। पिछले 1 साल में खर्च में 7% की ये बढ़ोतरी इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस दौरान कोरोना के कारण लोगों की कमाई बढ़ने की बजाय कम हुई है। इसके बाद भी सरकार अगर महंगाई को मुद्दा नहीं मानती और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखिए, पिछले 8 दिनों में 7 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के जख्म पर नेताओं के बयान चुभते हैं। नेताजी ये नहीं समझते कि 5 साल में सैलरी डबल नहीं होती, सिर्फ खर्चे डबल होते हैं। यानी आम इंसान साल दर साल और मुश्किलों में फंसता जा रहा है। और ऐसा सिर्फ एक शहर में ही ऐसा नहीं है, शहर दर शहर महंगाई की मार है। घर का बजट हो या बाहर का, महंगाई की मार हर तरफ साफ नजर आ रही है। मुंबई में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने वाली सोनल मिस्त्री अपने पति के व्यवसाय में भी हाथ बटाती हैं। घर से ऑफिस की दूरी अच्छी खासी है, इसीलिए गाड़ी का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही इतने महंगे होते जा रहे हैं कि वो भी गाड़ी छोड़कर लोकल से आने जाने के बारे में सोच रही हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि अब तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा आगे चलकर, क्योंकि हमारे पास एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल गाड़ी है। हमने सोचा था डीजल के दाम कम हैं सो वो मदद होगी, लेकिन डीजल के भाव भी आज देखेंगे तो 98 रुपीज़ है, सो वह भी कम नहीं है। तो हमें भी वही लग रहा है कि आगे जाके तो हमको भी ट्रेन बस वैसे ही करना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने का असर स्कूल के छात्रों पर भी पड़ा है। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले प्रियांश रोज स्कूटी से स्कूल जाते हैं। दाम बढ़ने के बाद से वो अपने इस खर्च को कैसे कम कर रहे हैं, उनसे ही सुनिए। मैं तो एक दिन छोड़ के आता हूँ, पेट्रोल का खर्चा बहुत महंगा है। बाकी दिन सिर्फ स्कूल नहीं आता, एक दिन छोड़ के ही आता हूँ। मोहाली की रहने वाली रमनदीप कौर भी ये मानती हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तेजी से बढ़ते रहे तो उन्हें अपने कॉलेज जाने आने के लिए स्कूटी छोड़कर और कोई साधन देखना पड़ेगा। पहले 100 रुपये का तेल 3-4 दिन चल जाता था, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोज घर वालों से पेट्रोल के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, जो हमें भी नहीं अच्छा लगता और घर वालों के बजट भी हिल जाता है। यानी तेल में लगी आग हर जेब को जला रही है, और ये हाल तब है जब पेट्रोल डीजल के दाम में अभी और ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को हुआ था और अब मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन और किन किन मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद से लगातार एक्शन में है। कल उन्होंने विभागों का बंटवारा भी कर दिया। सबसे ज्यादा 34 विभाग उन्होंने अपने पास ही रखे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक और आवास और शहरी नियोजन शामिल हैं। योगी सरकार में फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को कुल 6 मंत्रालय दिए गए हैं। योगी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश से कानून मंत्रालय लेकर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग भी दिया गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग,
बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार, लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास एवं चीनी मिले, जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति विभाग, धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक विभाग, मुस्लिम वक्फ बोर्ड एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा, नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और विशेष प्रोत्साहन विभाग, भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग मिला, अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय विभाग, जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग PWD, राकेश सचान को सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उपभोक्ता संरक्षण और बांट माप विभाग, संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग। योगी 2.0 सरकार के ये वो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जिनके विभाग उन्हें दिए जा चुके हैं। योगी सरकार में कुल 152 मंत्री हैं, जिनमें 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्री, जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, जबकि 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। और अब खबरें आपको विस्तार से दिखा देते हैं और बात गोवा की। देखिए, गोवा के सीएम पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहला वादा पूरा किया। जल्द ही गोवा में जनता को 3 सिलेंडर मुफ्त की स्कीम लागू होने जा रही है। उनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने, आपको सुनवाते हैं। सर, ये बताइए, पहली कैबिनेट में आपने जो वादे किए थे जनता से, उनको पूरा करना शुरू कर दिया? 3 सिलेंडर फ्री देने की बात हमने हमारे मैनिफेस्टो में की थी, वहीं वो आज पहले कैबिनेट में स्कीम फॉर्मुलेट करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है। डेफिनेटली जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है पेट्रोल और डीजल के बारे में, उसके बारे में भी हम राहत देने की सोच रहे हैं। इस बार बड़े सालों बाद गोवा में देखने को मिल रहा है कि सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, इसकी वजह क्या है? क्या 20 सीटें बीजेपी को मिली इसलिए? लास्ट टाइम सिर्फ सरकार में यानी हम मिलीजुली सरकार की थी, जो यानी बाकी पार्टी से लेके सरकार की थी, इसीलिए डिप्टी सीएम थे। इससे आगे गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए डिप्टी सीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनिंग शुरू करने को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है और कब तक गोवा में माइनिंग शुरू होती हुई दिख रही है आपको? माइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमने माइनिंग कॉरपोरेशन फॉर्म किया है, डंप पॉलिसी तैयार की है, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि इस 5 साल में हम माइनिंग अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकेंगे। माइनिंग जो लीजिस ऑक्शन करने हैं वो लीजिस ऑक्शन करेंगे, डंप पॉलिसी के अंतर्गत डंप ऑक्शन करने हैं वो भी डंप ऑक्शन करेंगे। आपको लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी रहेगी? और आइए गोवा के बाद आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पीएम आवास योजना के तहत बने 5 लाख से अधिक घरों का आज होगा गृह प्रवेश। इस मौके पर पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे और लाभार्थियों से बात करेंगे। एबीपी न्यूज मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंचा और नया मकान पाने वालों से बात की। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मकान बना दिया मोदी जी ने, तो खुशी है। मोदी जी ने अच्छा मकान बनवा दिया। आज की सुबह 5 लाख परिवारों के लिए मंगलकारी होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 5,21,000 लोगों को कराएंगे गृह प्रवेशम। दरअसल आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को देंगे मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम। एबीपी न्यूज ने बात की सीहोर जिले के भाऊखेड़ी गांव के हितग्राही जमुना प्रसाद और रेशम बाई से, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपने पक्के मकान में रह पाएंगे। पहले नहीं बना रहे थे, कच्चा मकान में रह रहे थे, दीवार गिर रही थी, पानी चुक रहा था, अब छत की मकान है, अच्छा लग रहा है। अच्छा काम किया मोदी जी ने, बढ़िया किया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, आवास में प्रवेश होएगा हमारा, प्रधानमंत्री जी करवाएगा। तो अच्छा लग रहा है हमको। ये ऐसा कच्चा मकान था हमारा पहला। तो बहुत परेशान रहते थे हम, कोई सामान नहीं रख सकते थे, दुकानदारी नहीं कर सकते थे। तो अब मकान बन गया तो अब कोई परेशानी नहीं हमको, पानी की, आंधी तूफान की कोई परेशानी नहीं। मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये है एमपी के गुना जिले के विनोद, जो फिलहाल कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अब पक्का मकान मिलने की वजह से इनकी मां काफी खुश है। धन्यवाद
अच्छा, धन्यवाद हमारी तरफ और से। क्या क्या लाभ मिल गया? सब मिल गए वो। छतरपुर जिले में जहां नया मकान पाने वालों में खुशी का माहौल है, वहीं इस गृह प्रवेश के मौके पर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचू रजक के घर में खाना खाने भी जाएंगे। हमको मोदी जी ने गैस सिलेंडर दे दिया है, फ्री अनाज मिलता है। पहले हमारी ये कच्ची झोपड़ी थी, अब पक्का मकान दे दिया है। अच्छा। हमारी तो मोदी जी ने बल्ले बल्ले कर दी है। पहले मकान हमारा कच्चा था, अब हमारा पक्का मकान बन चुका है। श्री नरेंद्र मोदी की दुआ से, उनकी दुआ से उनको धन्यवाद। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का मकान है। माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से जो सहायता राशि प्राप्त हुई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो है सरकार की जो हमारे मोदी जी की योजना है, उस योजना के तहत में हमें ये मकान का पैसा मिला, मकान हमने बनवाया और मोदी जी ने हमारा मकान बना के तैयार कर दिया। मोदी जी के लिए हम जो है बहुत बहुत सा धन्यवाद। आज की स्थिति में हम जो है पूर्णतः सुखी हैं और हम जो है बहुत बड़े मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 13,000 घर बने हैं। घर पाने वाले जहां गृह प्रवेश की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं बात करने पर लोग पीएम मोदी को शुक्रिया कहना नहीं भूल रहे। अच्छा मकान बना दिया मकान, तो उनको धन्यवाद। अच्छा मकान था हमारे, अभी पक्का हो गया। बहुत खुशी हुई बात से, मकान बना दिया मोदी जी ने, तो खुशी है और कहीं लाभ मिला है इसमें, आप मिला था। खुश है अब आप? हाँ, खुशी है। प्रधानमंत्री योजना में हमें लाभ मिले तो हमारे पक्का मकान हो गया। नरेंद्र मोदी जी को और मंत्री जी को सबको धन्यवाद है। बढ़िया हमारे परिवार हम सब सुखी रहेंगे। 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक बेघर परिवार और कच्चे और टूटे मकानों में रह रहे परिवारों के लिए पक्के घर बनवाना है। तब बात कर लेते हैं बंगाल की। बीरभूम हिंसा को लेकर बंगाल की राजनीति भी हिंसक हो गई है। कल देश ने बंगाल विधानसभा में भी नजारा देखा। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन नेता अब भी शर्मिंदा नहीं है। एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी चुप है। Something about the assembly. I don't know anything. You can ask speaker. It is a speaker's prerogative. तो अब सवाल ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में माननीयों के बीच हुई मारपीट पर ममता बनर्जी की चुप्पी का मतलब क्या है? कायदे से तो ममता को विधायकों को समझाना चाहिए था, सदन में अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ममता खामोश रहकर अपने कैडर और वोटरों को सीधा संदेश दे रही हैं। Something about the assembly. I don't know anything. You can ask speaker. It is a speaker's prerogative. ममता जानती हैं कि बीरभूमि हिंसा पर टीएमसी नेता अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी से पार्टी पहले ही बैकफुट पर है। सीबीआई जांच से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर विधानसभा में बीजेपी सरकार को घेर लेती है तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि दीदी इस सियासी लड़ाई को बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल हुई मारपीट की घटना में टीएमसी और बीजेपी दोनों के कई विधायक जख्मी हैं। स्पीकर ने बीजेपी के 5 नेता शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरि महतो को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से मनोज तिग्गा जख्मी हैं, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी इलाज के लिए दिल्ली एम्स ला रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आज जो असेंबली में पूरा दिन हुआ है, हम लोग सस्पेंडेड 4 एमएलए ब्रीफ कर दिया गवर्नर जी को और उसको इंटरवेंशन का हम लोग रिक्वेस्ट किया। उन्होंने पेशेंस हियरिंग लिया और कंसीडर करने का, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करे। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूलिंग भी जैसे है, ऑपोजिशन भी है। इसको रक्षा करने का जो मालिक है गवर्नर, वो अच्छा तरीके से हम लोग को आश्वासन दिया।
आपको बता दें कि 21 मार्च को बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कल बुरी तरह झुलसी नजीमा बीबी नाम की महिला ने भी रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उधर घटना की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई को 7 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपना है। और अब बात राजस्थान की। देखिए, राजस्थान के दौसा में 10वीं की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला अब तूल पकड़ गया है। आरोप विधायक के बेटे पर लगा है और इसलिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको दिखाते हैं अलवर से एबीपी संवाददाता निधिश्री झा और दौसा से मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। होटल है, वहाँ पे लेके गया था और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। गैंगरेप, ब्लैकमेल, वसूली, वो भी 10वीं में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ। आरोप है कांग्रेस के विधायक के बेटे और उसके दोस्तों पर। राजस्थान की सियासत में इस वक्त हंगामा है और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान है दौसा जिले के मंडावर इलाके में हुए गैंगरेप को लेकर। कहानी उलझी हुई इसलिए है क्योंकि वारदात 1 साल पुरानी है और एफआईआर अब हुई है। 24 फरवरी 2021 पीड़ित परिवार के मुताबिक यही वो तारीख है जब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी को अगवा कर दौसा के एक होटल में ले जाकर उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और बार बार ब्लैकमेल भी किया गया। आरोप ये भी है कि इस वीडियो के जरिए न सिर्फ उसका कई बार शोषण किया गया बल्कि लाखों रुपए के जेवर और पैसे भी वसूले गए। इस मामले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एबीपी संवाददाता निधिश्री झा ने पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानने की कोशिश की। उस बच्ची से पूछा है कि बेटा क्या हरकत है, तू मेरे को बताती नहीं है, कौन सी वो है, तू किस बात से डर रही है, मैं तेरे लिए इतना वो कर रहा हूँ। क्योंकि इसके पापा ने हाई कोर्ट में भी लगा रखी है उस मामले में पहले से, चोरी वाड़ा मैटर में, और तू हमको बताती नहीं है क्या हुआ मामला है। तो इससे पूछा है, जब इसने धीरे धीरे 3-4 घंटे में बताया है। आरोप विधायक के बेटे पर है, लेकिन विधायक का बेटा और खुद विधायक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। न मैं उन लोगों को जानता, न मेरे को कोई उनसे कोई लेना देना। मैं मेरे धंधा करता हूँ, पहले मेरे पिताजी के भी लगाए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं दोषी पाया जाए तो मेरे को फांसी की सजा दिलाई जाए। मेरे बेटे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बिल्कुल झूठी, असत्य और राजनीतिक प्रेरित है। इस केस की एफआईआर दर्ज 12 महीने पहले रैनी थाना में हो चुकी थी और रैनी थाना में वो जो पैसे थे वो बरामद हो चुके उस लड़की के द्वारा ही और लड़का के द्वारा, और उनकी शादी की बात थी दोनों का, उनका एफआईआर था। विधायक और आरोपी दोनों जयपुर में थे, लेकिन दूसरी तरफ एबीपी संवाददाता निधिश्री झा इस मामले में आरोपी परिवार का पक्ष जानने के लिए उनके घर पहुंच गई। मैं उनके गांव में मौजूद हूं और इस गांव में जब मैं पहुंची हूं, ये उनका पैतृक निवास है और जौहरी लाल मीणा चूंकि जयपुर गए हुए हैं, सदन चल रहा है, इस वजह से राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जौहरी लाल मीणा और ये उनका आवास है। हम तो ये जानते हैं कि जैसे बड़े वाले बेटे का क्या एरिया में बहुत वो चल रहा है कि अगली बार यही आएंगे, तो ये नेतागिरी की वजह से कि इनको ऐसा आरोप लगाएं ताकि इनको टिकट नहीं मिले, आगे ये नेतागिरी में नहीं आए। राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस मामले को लेकर एक्शन में है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो तो मंडावर पहुंच भी गए हैं। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि पुलिस इस मामले में बहुत कुछ छिपा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला उलझा हुआ है, लेकिन वो इसे सुलझा लेगी। 25 तारीख को एफआईआर हुई है, उन्होंने सीडब्ल्यूसी को सूचित नहीं किया और आज ही जब उनको पता था कि आयोग की टीम इस मामले में जांच करने आ रही है, वो बच्चे को और उसके पिता को लेकर के यहाँ से चले गए हैं। ये बता के ले गए हैं कि 164 के स्टेटमेंट कराने ले जा रहे हैं। विक्टिम से ना मिलने देने की कोशिश यहाँ राज्य सरकार के अधिकारियों की है। जो आरोप लगे हैं उनमें से एक जुवेनाइल है जो पहले गिरफ्तार वो डिटेन हो चुका है और उसका बाल न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। दूसरे जो
आरोपी हैं उनके संबंध में जो थ्रोली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से जैसा भी होगा, जो भी सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इस मामले में ये जानना भी जरूरी है कि कुछ महीनों पहले पीड़ित परिवार ने घर के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा था और घर के जेवर बरामद किए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी नाबालिग के जरिए आरोपी उनकी बेटी को ब्लैकमेल करते थे। गैंग रेप के इस मामले से सियासत उबल गई है। राजस्थान बीजेपी ने प्रियंका गांधी को एयर टिकट भेजकर उन्हें दौसा आने को कहा है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने खर्च पर चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर अमित शाह को राजस्थान आने का न्योता दे रहे हैं ताकि वो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के फैलाए भ्रम को दूर कर सके। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस उलझी हुई कहानी का सच बाहर आना बेहद जरूरी है क्योंकि मामला एक बेटी का है। अलवर से संवाददाता निधि श्री झा के साथ दौसा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बाबर हत्याकांड पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने हत्याकांड में नामजद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाबर हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये उस बेबस माँ के आंसू हैं जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। माँ की करुणा से भरी सिसकियां हैं। डीआईजी के पांव में गिरकर बेटे को इंसाफ दिलाने की आस में तड़पती माँ की पुकार है। बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या के मामले में मौके पर जब गोरखपुर के डीआईजी पहुंचे तो बाबर की मां न्याय की आस में उनके पांव में गिरकर न्याय की गुहार लगाने लगी। डीआईजी रविंद्र गौड़ ने बेबस बूढ़ी मां को उठाया, परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की बात कही। एफआईआर के एक एक चीज के हम लोग विवेचना कर रहे हैं। एफआईआर में 4 लोगों को नामजद किया गया, सबको गिरफ्तार किया गया है। आज मैं आया तो कुछ और नाम बता रहे हैं, उसको भी हम विवेचना में शामिल हैं। अगर पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही है तो अभी थानाध्यक्ष को हम लोगों ने हटा दिया है और बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि एडीएम और एएसपी कुशीनगर ने अपनी जांच में खुलासा किया कि पहले भी फरवरी महीने में दोनों पक्षों के बीच नाली को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें 151/107/116 सीआरपी के तहत कार्यवाही की गई थी। लेकिन परिवार वाले बाबर की हत्या के पीछे बीजेपी को समर्थन देने और जीत का जश्न मनाने की वजह बता रहे हैं। लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबर के साथ बेरहमी हुई। बाबर को पीटा गया, उस पर पत्थर फेंके गए, लहूलुहान बाबर को उसके घर की ही छत से नीचे फेंक दिया गया। हैरानी इस बात की कि बाबर पर पहला वार इलाके की महिलाओं ने किया। 10 मिनट के अंदर कहानी खत्म हो गई। यहाँ मारे सब, और यहाँ मारने के बाद से वो अपना जान बचाकर किसी तरह भाग रहा था। अंदर गया तो वो छोड़ा उड़ा के किसी तरह छत से, सोचा गयासुद्दीन के छत से मैं बाहर चला जाऊंगा, तो वहाँ से पथराव जम कर किए वो लोग, उसका सर फट गया, वहीं गिर गया और वहाँ से उठा के सीधे डायरेक्ट नीचे फेंक दिए सर। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीमुल्ला और सलमा को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ताहिद और आरिफ पहले से पुलिस की गिरफ्त में हैं। योगी सरकार ने बाबर अली की निर्मम हत्या पर परिवार को सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम कार्यालय ने ट्वीट किया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मांग करता हूं कि बाबा बुलडोजर का उपयोग करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने हत्या के पीछे बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमेशा मुसलमानों को के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, उन्हीं को मारा गया है। इस वक्त भी अब मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके दिल में क्या था या उसने क्या रोल अदा किया है। बहरहाल मुसलमान तो शायद बीजेपी को वोट देना पसंद करता नहीं। कई चीज़ें उसमें आ रही हैं, पारिवारिक विवाद की बातें भी आ रही हैं, ज़मीन के भी विवाद की बात आ रही है। क्यों ये घटना घटी है, इसकी जांच करनी चाहिए।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हत्या के बहाने कट्टरवाद पर निशाना साधा। ये जो कट्टरपंथी हैं, वो कट्टरपंथी लोकतंत्र को भी नहीं मानते। चाहे हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे, और चाहे उन्हीं के परिवार का कोई कुशीनगर में वोट दे दे, ये जघन्य अपराध ही नहीं, मॉब लिंचिंग है। चाहे रुपेश की मॉब लिंचिंग हो और चाहे कुशीनगर में हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद। यानी मामला राजनीतिक हो चुका है। राजनीति है, होती रहेगी। मसले पक्ष और विपक्ष वाले अपनी सुविधा से उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि इस बेबस मां को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वहीं आम आदमी परेशान है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर व्यंग्य किया है कार्टूनिस्ट इरफान ने, आप ही देखिए। दो 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से रोज हो रहा था कि भेड़िया अब आया कि तब आया, और भेड़िया आ चुका है। भेड़िया रोज रोज लगभग आता है। अब बेचारे गडेरिया क्या करें? गडेरिया अपने मवेशियों को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं। उनका कहना है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।